जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका ट्रिकी कोर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमने कल अपनी परसेंटेज की 10 क्लास कर ली थी, ठीक है। आज हम अपनी 11th क्लास करेंगे और इस जो क्लास में है ना, जो भी क्वेश्चंस जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है ना, वो हम करने वाले हैं। देखो टाइप्स वगैरह सब कवर हो गई हैं, ठीक है। तो 10 एक क्वेश्चन ये जो मिसलेनियस टाइप के हैं, मिक्स हैं, वो कर लेते हैं हम। सारे क्वेश्चन ये भी वही हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए बाकी फिर बाद में करते हैं बात, पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिए आज के जो क्वेश्चन होंगे वो एक तो ऐसे कोई टाइप का नहीं है, उसमें सभी मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन से चालू करते हैं। पहले ये आपका पहला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी का सी सेट का क्वेश्चन है 2025 का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। किसी वस्तु का मूल्य पी है, पहले किसी वस्तु का मूल्य है, क्या है, पी। उसको पहले क्या किया गया, के परसेंट बढ़ाया गया पहले तो, फिर के परसेंट घटाया गया, फिर के परसेंट बढ़ाया गया, फिर के परसेंट घटाया गया, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद जो नया मूल्य मूल्य आया है वो क्या आया है, क्यू। यानी पी था शुरू में और फिर क्यू आ गया, तो पी और क्यू के बीच रिलेशन पूछा और ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम वही अपना रिमेनिंग वाला कंसेप्ट लगाएंगे, इसमें बढ़ाने वाला पी था, ठीक है। पी से क्या हुआ, पहले के परसेंट बढ़ गया। अगर कोई चीज 20% बढ़ती है तो हम क्या लिखते हैं, 100 + 20, 120% होगी, और नीचे क्या लिखते हैं हम, 100% के नाम का, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ क्या करेंगे हम, पी थी, के परसेंट बढ़ी है तो 100 + K/100 हो गई वो, ठीक है। फिर क्या हुआ है, वो के परसेंट घटी है तो 100 - K/100 हो गई होगी वो, ठीक है। अब फिर वो क्या हुई है, के परसेंट फिर से बढ़ी है तो 100 + K/100 हुई होगी, ठीक है। और फिर क्या हुआ है, के परसेंट घटी है तो 100 - K/100 हो गई होगी। लेकिन ऐसा होने के बाद जो रिजल्ट आया है तो वो क्या है, वो क्यू, ठीक है। उसमें क्या हो गई है, वो वैल्यू क्यू बन गई है, ठीक है। एक बात बताइए, अब जिसे थोड़ा सा, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी और जिसे पता है, देखिए 100 + K/100 यहाँ है और 100 + K/100 यहाँ है, ठीक है। तो 100 + K/100 का स्क्वायर हो जाएगा और 100 - K/100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ से सीधा आराम से करते हैं। मतलब देखिए एक बात बताइए, यहाँ क्या है, 100 + K, यहाँ क्या है 100 - K। वो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी अलजेब्रा वाली, A + B × A - B = होता है A² - B², ठीक है। तो 100 यहाँ A क्या है 100 और K क्या है B, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे इसको, पहले ये दोनों चीजें सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ करो P × 100 + K, नीचे तो देखो अगर गुणा करेंगे 100 की और 100 की तो नीचे तो 4 जीरो हो जाएंगे, 2 3 और 4 यानी कि 10,000। ऊपर जब A + B करेंगे तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100 का स्क्वायर। ऐसे ही लिख देता हूँ 100 का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस, या फिर बेशक लिख लो भाई गुणा करके 4, ठीक है। और माइनस के का स्क्वायर, तो इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ये आ गया। अब एक बात बताओ, सेम चीज यहाँ दोहराई जाएंगी, 100 + K और 100 - K वाले में यहाँ गुणा है, नीचे फिर क्या होगा, 4 जीरो आएंगे, 2 3 4, जब 100 की 100 से गुणा करेंगे। और ऊपर फिर सेम चीज आएगी, यहाँ से 4 जीरो और माइनस का K², ये बनेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या आया हुआ है, क्यू, ठीक है। अब एक बात बताइए, नीचे 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, तो 8 जीरो हो गई जब इनकी गुणा करेंगे यहाँ। तो हम इस ये नीचे वाले जो 10 की पावर 8 लिख सकते हैं इनको,
अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 8 है, तो इसको ये नीचे से अगर मैं उधर ले जाऊंगा ऊपर है तो क्यू गुणा 10 की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो उधर ले जाऊं अगर इसको अगर यहाँ से नीचे वाली संख्या को कहाँ ले गया मैं, उस साइड ले गया, तो उधर जाके क्या हो गई है, क्यू गुणा 10 की पावर 8 हो गई। लेकिन यहाँ क्या बचा है ये। ठीक है, अब एक बात बताऊं, अगर ऐसा दिया होता कोई नंबर है जैसे ए है और ए है, इनकी गुणा करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। और ऐसे ही अगर दिया हुआ है ए प्लस बी इधर है और उसकी गुणा में ए प्लस बी है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, ये इसका भी ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये बोल रहा हूँ मैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले ए की ए से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर, फिर ए बी, फिर बी ए यानी कि फिर ए बी, और फिर बी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, इनका जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर आएगा सीधा। अब यहाँ से देखो तो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसके बराबर होता है अपने आप में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो सीधा बिल्कुल लिख सकते हैं हम उसको। ठीक है ना, ये इसलिए थोड़ा सा बता दिया जिसको नहीं पता था। वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, एक बार इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आइए। अब यहाँ ये तो है ए और ये है बी और बीच में है माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, के स्क्वायर को ही बी मान लो पूरा, के स्क्वायर तो क्या है बी, और जो ए है हमारा वो क्या है पूरा का पूरा 10, 10 की पावर 4 मान लो ना इसको, इसको ये समझ लो कि 10 की पावर 4 है ये। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा P इंटू, अब a माइनस बी है और इधर भी a माइनस, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 10, पहले तो इसका ऐसे ही लिख देता हूँ कोई बात नहीं, के स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आएगा फिर क्यू इंटू 10 की पावर 8। देखो पहले ऑप्शन, ये क्वेश्चन है ऑप्शन से, ये क्वेश्चन में पी और क्यू का क्या पूछा, रिलेशन पूछा, तो एक क्वेश्चन तो है जो ऑप्शन से ही होगा लास्ट में। ऑप्शन देखो कौन सा मैच हो रहा है। एक काम और करो, अब p गुणा 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको, 10 की पावर 4 माइनस के क्यू का स्क्वायर, और इस कंप्लीट का भी क्या है स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या है क्यू गुणा 10 की पावर 8। अब एक बात देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, p गुणा 10 की पावर 4 माइनस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल, तो क्या है ये पहला ही तो आ गया अपना आंसर। ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें इतना कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन है, और जिसको आता है उसको तो उसके लिए तो कैलकुलेशन भी इतनी भी नहीं है कि भाई, अलजेब्रा एक बार जब कर लेगा तो एक आइडेंटिटी भी होती है, ए प्लस बी बाय 100 इंटू ए माइनस बी बाय, मतलब ए प्लस बी बाय समथिंग और ए माइनस बी बाय समथिंग, और इन दोनों का स्क्वायर भी दे रखा है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, सारे ही क्वेश्चन अच्छे हैं, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए, महीने के पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे थे हैं। ठीक है, वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। ठीक है, और अगले दिन शुरुआत में अंडे का 20% जोड़ देता है। ठीक है, बाय द एंड ऑफ द एडिंग 20% ऑफ द एग एट द बिगिनिंग ऑफ द। ठीक है, और अगले दिन के अंत में फिर 20% अंडे बेच देता है, और यह पैटर्न जो है महीने के तीसरे दिन तक चलता है, यानी 3 दिन तक जारी रहता है, और अंत में उसके पास 1024 अंडे क्या हुए हैं यहाँ बचे हुए हैं। देखो बचे हुए अंडे दिए हुए हैं तो हमें बची हुई चीज पे फोकस करना है। अब एक बात बताओ, 500 अंडे थे, कितने अंडे थे शुरुआत में 500, सुबह क्या किया उसने, सुबह उसके पास 500 अंडे थे, शाम तक क्या किया उसने उस दिन 20% अंडे बेच दिए, तो बचे कितने 80% अंडे बचे उसके पास। हमें तो बचे हुए की वैल्यू दी हुई है तो हम बचे हुए फोकस करें 80%, यानी 4/5, यानी 500 का 4/5 इतना अंडा बचा हुआ शाम तक। अगले दिन, ये पहले दिन की बात हो गई, अगले दिन वो आया उसने 20% अंडा जोड़ दिया, अभी बताया 20% जोड़ने का मतलब है 100 प्लस 20/100 करना। ठीक है, ये बार बार बताने की बात है नहीं वैसे, फिर भी बता रहा हूँ।
अगले दिन सुबह क्या किया उसने आते ही, इसमें क्या कर दिया, 100 प्लस बी बाय 100 अंडा क्या कर दिया उसने, उसने 20% अंडा जोड़ा है, लेकिन 20% जोड़ने के बाद कितना हो गया, जितना था उसका 100 प्लस बी बाय 100 हमने सीधा कर लिया, इसलिए इनके बीच में क्या है, ये गुणा आई है। फिर शाम तक क्या हुआ, ये दूसरे दिन उसने आते ये किया, फिर शाम तक उसने फिर 20% अंडे बेच दिए, तो लेकिन बचे कितने उसके पास, फिर से 4/5 बचेंगे। फिर नेक्स्ट डे यानी कि तीसरे दिन उसने क्या किया, फिर से आते ही सुबह इतने ही 20% अंडे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी 100 प्लस 20/100 हो गए अब अंडे उसके दोबारा, ठीक है। ये तीसरे दिन सुबह की बात है। लेकिन शाम में उसने क्या किया, फिर से 20% बेच दिए, तो शाम तक उसके पास कितने रहे, 4/5। तो 3 दिन का हिसाब हो गया अब, ठीक है। अब पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन उसने जोड़े और शाम तक बेच दिए इतने, दूसरे दिन ये चीज हुई, और तीसरे दिन फिर यही चीज दोबारा रिपीट हुई, और पहले दिन सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, उसने शाम तक अंडे बेचे हैं, जोड़ना उसने अगले दिन से चालू किया है, ठीक है। तो यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होगे इस चीज में, ऐसे मैंने बता दिया। ऐसा करने के बाद 3 दिन बाद उसके पास 1024 अंडे बचे हैं, ठीक है। अब जो कट रहा है आपका उसको काट लीजिए। देखिए पहले तो नीचे क्या है, 5 × 100 यानी कि 500 से क्या कर दो, सीधा का पूरा 500 उड़ाओ, ठीक है। अब क्या करो, एक सेकेंड, अब देखो, अब जो ऊपर कट रहा है 4 से काटो, 4 × 4 = 16 से काट लो सीधा, इस इधर वाले को, 16 × 6 = 96, 4 2 6 यानी 16 × 4 = 64, फिर इधर वाले 4 से भी कट रहा है, तो 4 से 16 × 4 = 64, 16। नीचे क्या है, यहाँ 5 525 और 100, 2500 बचा है इधर, ठीक है। अब नीचे वाला जो 2500 है उसको उधर साइड ले जाऊंगा तो गुणा में हो जाएगा 16 की, और जो इधर बचा है वो लिख लो। देखो यहाँ क्या बचा, 100 प्लस बी इंटू 100 प्लस बी, और नीचे वाला 2500 उधर ले जाऊंगा अगर, तो 16 × 2500। अब एक बात देखो, आप अभी बताया 100 प्लस बी, और 100 प्लस बी को 2 बार गुणा करूंगा, मतलब इसको गुणा करूंगा तो क्या आएगा, 100 प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा ना यहाँ, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 16 × 2500। एक बात बताओ, अब इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर यहाँ से मैं स्क्वायर हटाता हूँ, इतना तो सबको पता होगा, यहाँ अगर स्क्वायर हटाया तो यहाँ क्या हो जाता है, अंडर रूट, ठीक है ना। अब 16 का स्क्वायर 4, मतलब 16 का अंडर रूट 4, और 2500 का हो गया यहाँ से आपका 50, ठीक है। देखो एक आध बच्चा अभी भी बेचारा ऐसा होगा जिसे 16 का तो पता ही होगा 4 है, 2500 का अगर नहीं आपको ऐसे ध्यान आ रहा है, तो 25 और 100 को अलग अलग देखोगे अगर, तो 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर, और 100 किसका होता है, 10 का, तो 10×5 = 50, ऐसे लिखा है भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 5 का 20, यानी कि यहाँ कितना आ गया, 200, 200। तो यहाँ से क्या आ गया, 100 प्लस बी = 200, और बी क्या आ गया यहाँ से, 200 में से 100 गया 100, तो बी की ही वैल्यू पूछी थी हमसे, बी का मान, तो यही है, क्या आ गया आपका आंसर आ गया भाई। ओ, क्या आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसको समझ नहीं आ रहा है ना, तो ये मत सोचिएगा कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, अच्छे क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। और उन बच्चों के लिए तो मैं ज्यादातर बोल रहा हूँ कि जिन्होंने पहली बार ही कर रहे हो, जो जिनका बेस बहुत कमजोर है, उनको क्या करना है, ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आए ना, तो पहले वाले जब आप क्वेश्चन कई बार कर लेंगे ना, और परसेंटेज की आपको एक बार समझ हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। एक बार से किसी को नहीं समझ में आता। अगर आपको लगता है अपने किसी को, मतलब साथी को देख के लगता है कि भाई इसको कैसे इतना जल्दी समझ में आ रहा है, तो उसने उसका बेस तैयार है, उसने पहले ही मतलब मेहनत कर रखी है, ठीक है। चलिए, किसी वस्तु की कीमत लगातार 2 बार बढ़ाई जाती है, ठीक है। अंतिम कीमत है 2295 रुपये, और शुरुआती कीमत है 1000 रुपये, ठीक है। यानी कि शुरू में 1000 थी, 2 बार बढ़ाने के बाद सक्सेसिवली बढ़ाई गई है, और 2 बार बढ़ाने के बाद 2295 हो गई है, ठीक है। दूसरी बार जो जिस प्रतिशत से वृद्धि हुई है, वह पहली बार की जो प्रतिशत वृद्धि उससे दोगुनी है। अच्छा, दूसरी बार जो बढ़ाया है ना, जितना पहली बार बढ़ाया है उससे दुगुना अगली बार बढ़ाया है, सक्सेसिवली बढ़ाया है, लेकिन ठीक है, क्रमागत। दूसरी बार कितने प्रतिशत की वृद्धि, दूसरी बार पूछा है, ठीक है। देखिए बिल्कुल अच्छा,
शुरू में दी हुई कितनी थी वो चीज 1000। अब क्या हुआ, इस पे मान लो आप पहली बार x% बढ़ा दिया, ठीक है, और दूसरी बार इससे दुगना यानी कि 2x% बढ़ाया है, ठीक है। एक बात बताओ, 1000 से पहली बार क्या किया, x% बढ़ा दिया, तो कितनी हो गई वो 100 प्लस x बटे 100 हो गई। ये अभी बता चुका हूँ कई बार, दोबारा नहीं समझ में आया तो वहां देख लेना कि कैसे 100 प्लस x होगा। फिर अगली बार क्या हुआ, दूसरी बार जब बढ़ाया तो इससे दुगना बढ़ाया, यानी कि 2x% बढ़ा दिया, तो 100 प्लस 2x बटे 100 बढ़ गई, ठीक है। और ऐसा होने के बाद कितनी गई वो, 1000 से 2295, यानी कि यहाँ क्या आ गई 2295। एक बात बताओ, 2 जीरो से ये 2 जीरो काटो, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो काटो, ठीक है, यानी कि पूरी 1000 की क्या हो गई, यहाँ से जीरो कट गई, यानी कि 1000 की तीनों जीरो कट चुकी हैं। यहाँ क्या बचा है नीचे 10, एक काम करो, इस 10 को उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ क्या आएगा 100 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस 2x इज इक्वल टू 2295, और एक ये जो 10 है नीचे वाला उधर जाके जीरो, ये आ जाएगा। देखो अगर अब आप इसको करने वाले हो ऐसे सॉल्व करके, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि x की गुणा होगी 2x में, और 2x स्क्वायर हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से रूट्स वगैरह निकालने पड़ेंगे। और ये अगर करने लगोगे एग्जाम में बैठ के, तो आपकी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो चुकी है, ये सोच लेना, ठीक है। तो ऐसी जगह पे क्या काम आता है, ऑप्शन काम आते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाओ 70%। देखो अगर हम x को 70% मान लें, x को क्या मान लें हम, पहला ऑप्शन 70%, ठीक है। तो 100 प्लस 70 170 गुणा 100 प्लस 2 गुणा 70 यानी कि 140, 100 प्लस 140 यानी कि 240। एक बात बताओ, अब ये तो आपको पहले ऐसे भी दिख रहा है, 170 की 240 में गुणा करोगे तो क्या 22,000 के आसपास आएगा, ये तो इससे बहुत ज्यादा चला जाएगा। 22,000 अगर ये करोगे तो 17 दूनी 34, और मान लो 35,000 से भी ऊपर की वैल्यू जाएगी, तो नहीं ले सकते इसको, ठीक है। कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है 65%। एक बात बताओ, 70% पे जब इतनी बड़ी वैल्यू जा रही है, तो 65% पे भी 22,950 से काफी बड़ी वैल्यू जाएगी, तो इसको भी क्या है नहीं ले सकते। तीसरा ऑप्शन उठाओ, अगर हम यहाँ क्या करें, एक्स को अगर हम मान ले 35%, एक्स को क्या ले लेते हैं हम यहाँ 35% मान लें, तो वैल्यू रखो अब 100 प्लस 35 यानी 135 गुणा 100 प्लस 35 दूनी 70 यानी कि 100 प्लस 70 170। हाँ ये हो जाएगा सेटिस्फाई। और इधर क्या है 22,950, अब इसकी गुणा करो, जीरो तो ऐसे आएगी, 17 × 85 का 5 हासिल, 8 17 51 8 59 9 हासिल, 5 17 117 और 5 22, देखो हो गया 22,950 इक्वल टू 22,950। इसका मतलब x क्या है, यानी x क्या है 35%। लेकिन हमसे क्या पूछा है, दूसरी बार कीमत में कितनी वृद्धि हुई है, तो दूसरी बार तो हमने 2x% बढ़ाया था, तो 35 दूनी 70%, इसका क्या आएगा भाई आंसर आएगा, तो ये क्या आपका 70, ठीक है। ऐसे आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन, जैसे मैंने 70 देखा, मुझे पता चल गया भाई बहुत बड़ी वैल्यू है, तो 65 से भी नहीं होगा, तो हम 35 से करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए था भी क्या 22,900, लगभग आधा है उसका जितना 70 से आएगा ना, जो 40,000 के करीब जाएगा वो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2000 में एक पक्षी अभ्यारण्य में मोरों की संख्या, अच्छा 2000 में बोल दिया, 2000 साल 2000 था जब, उसमें मोरों की संख्या पी थी। अगले दशक में, देखो दशक लिख रखा, अगले साल में नहीं, अगले दशक में, दशक यानी 10 साल बाद में कितनी वृद्धि होगी, 10% की, सॉरी वृद्धि नहीं कमी होगी, 10% की, 10 से 9 हो गए में। और उसके अगले जो दशक था, अगले 10 साल में क्या हो गया, 50% की वृद्धि हो गई, ओके। तो 2020 और 2002 में मोरों की संख्या के बीच अंतर, यानी कि 2002 में जितने थे और फिर 2020 में, यानी 2 दशक बाद जितने हुए उनमें अंतर कितना है 5250, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ, अगले आधे दशक में यानी अगले 5 साल में 36% की और वृद्धि हो गई,
तो वर्ष 2025 यानी कि 2020 तक 2 दशक हो गए, और अगला 10 दशक यानी कि 5 साल और, यानी 2025 में मोरों की संख्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एक बात आप ध्यान रखिए, इसमें दशक वाइज ही हम चलेंगे। हम क्या देखेंगे, पहले दशक यानी कि 2000 से 2010, ठीक है, और फिर 2010 से 2020, 25 वाले को बाद वो बाद में देखते हैं। देखिए 2 दशक की हमें सिचुएशन दी हुई है। पहले दशक में तो 10% की कमी हुई है, यानी 2000 में अगर 10 थे ना वो, ये इसको अलग समझना, ये साल दिए हुए हैं मैंने, अपना रेशियो निकाल रहे हैं हम। 2000 में 10 थे तो 10% की कमी यानी 1/10, यानी 10 पे 1 की कमी होगी, कितने हो गए होंगे, 9। अगले साल फिर क्या, अगले दशक में क्या हुआ, 50% की वृद्धि, 50% की वृद्धि हुई है, यानी कि 1/2 की, यानी अगर वो 2 थे तो 1 बढ़ के क्या हो गए होंगे, 3। रेशियो अगर ऐसे हो तो मैंने क्या बोल रखा है, यहाँ अगर 9 है तो यहाँ भी 9, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, रेशियो कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 2000 का, 2010 का, 2020 का रेशियो आ गया 10 दूनी 20, 9 दूनी 18, और 9 तिया 27, ये क्या आ गया हमारे पास रेशियो। यानी 2000 में मोरों की इतनी यूनिट थी, 2010 में इतनी, और 2020 में इतनी। लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ 2020 में और 2000 में अंतर क्या है, 2020 में ये है और 2000 में क्या है 20, तो इसमें अंतर कितना भाई, 7 यूनिट का। लेकिन 7 यूनिट का अंतर नहीं है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 7 यूनिट की वैल्यू 5250, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, सीधा डिवाइड कर देते हैं, 7 7 49, 3 7 5 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 750, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, वो बोल रहा है अगर 1 यूनिट की वैल्यू 750 है तो 27 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, हमारे पास आ जाएगी 2020 में कितनी संख्या थी, तो 27 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 27 यूनिट की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, इसको 27 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 27 यानी कि 750 गुणा 27, इतने मोर हैं कब, इतने मोर कब हैं, ये हैं 2020 में। लेकिन 2025 में क्या हुआ है, 2020 के मुकाबले, ये हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको गुणा मत करना, ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट करोगे। हम यही है ना, ऐसा लिख लेते हैं कि भाई, ऐसा लिख देता हूँ, यानी कि 2000 कितने में, 2020 में कितनी है अपने पास संख्या, 27 गुणा 750, ठीक है, इसको गुणा मत करना, ऐसे ही रखना, इतनी है। लेकिन 2050 में क्या हुआ, 2025 में क्या हुआ, ये जो संख्या थी ना, इसका बोला है अगले आधे दशक में 36% वृद्धि होगी। एक बात बताओ, 100 अगर कोई चीज है उसमें 36% वृद्धि होती है तो वो कितनी हो जाती है, 136, ठीक है। 100% से क्या हो गई वो 136%, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम इसमें यूज करेंगे। अब 2020 में इतनी है, ठीक है, तो 2025 में कितनी होगी, इस पे 36% की डायरेक्ट वृद्धि कर दो, तो 27 गुणा 750 थी, उस पे 36% की वृद्धि होगी, यानी अब वो कितने हो गई होंगी, अब 136/100 हो गई होगी परसेंट के नाम का, ठीक है। अब क्या है, काटो, अब जो कट रहा है यहाँ से काट लो, 25 चौका 100, यहाँ से काटो, 25 तिया 75। अब 4 से अगर ये कट रहा है तो काट लो, 4 तिये 12, 1 4 चौके 16, ठीक है। अब 27 तिया 81, यानी कि यहाँ 810, और गुणा में क्या है 34 बचेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 34 0 0, 34 एकम 34 का 4 हासिल लगी 3, और 34 अट्ठा 8 थे तो 240, और 32 272, और 3 हासिल के 275, यानी कि कितनी है संख्या, 27,540। कौन सा ऑप्शन है, ये है ऑप्शन नंबर सी। देखो जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, एक दो बार जब दोबारा दोबारा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई, एक स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% प्रति वर्ष बढ़ती है, ठीक है, यानी 17 में और 18 में बढ़ी, दर से बढ़कर 50,000 हो गई, ठीक है। और अगले 3 साल तक यही प्रवृत्ति जारी रही, अगले 3 वर्षों तक भी, ठीक है, यानी कि 18 से फिर कितना, 18 से 19 में और फिर 20 में भी।
अगले 3 वर्षों तक यही प्रवृत्ति जारी रही। यदि 2016 में ए जनसंख्या है और 2020 में बी जनसंख्या है तो बी माइनस। देखो भाई 3 साल नहीं आएगा यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ मिस्टेक है, अब इसको ठीक कर लीजिए। 3 साल होगा तो 2021 नहीं हो जाएगा, लेकिन है कितना 2020। एक सेकेंड, यहाँ आएगा आपका 2, कितना आएगा, अच्छे से लिख देता हूँ, कितना आएगा 2। और यहाँ भी ठीक कर लो, 3 इयर्स दिया हुआ है तो यहाँ कितना आएगा 2 इयर्स। ठीक है, 2 साल, नेक्स्ट 2 साल में ऐसा हुआ। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। एक चीज देखिए आप, इसने बोला 2016 से 2018 में 6% की वृद्धि, मतलब हर साल 6% हुई है। अब 2016 से 18 में कितना बढ़ा है, 2017 में 6% हुई होगी, और 2018 में, 2016 से 2017 में 6% बढ़ी, फिर 2017 से 2018 में फिर 6% बढ़ी, यानी 2 साल में कितनी बढ़ गई। सक्सेसिव अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 6+6 + 6 × 6/100। सीधा निकालना है, ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना। वैसे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन अगर 6 का 2, 6 2 सक्सेसिव बढ़ा है तो 6×6 = 12 और 0.36 यानी 12.36 बढ़ा है। तो 6×6 = 12 और प्लस 6×6 36/100 यानी 0.36, यानी कि 12.36 बढ़ गया 2 साल में। एक बात बताओ अब, 2016 से 2018 में और 2020 तक का में दे रखा है, तो 2020 में भी ऐसे ही बढ़ा हुआ 2018 से 2020 में। यहाँ अगर 12.36 बढ़ा है तो यहाँ भी कितना बढ़ गया होगा, 12.36। तो रेशियो ले लेते हैं एक। और अब एक और चीज आपको करनी है, यहाँ ऑप्शंस दूर दूर है, ठीक है, तो हम यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे। अगर हम 12.36 की जगह 12.5% ले लें वैल्यू को, तो 12.5% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है क्या होती है, 1/8 होती है। तो हम ये वैल्यू यूज करेंगे, 12.5 मान लेंगे इसको 12.36 की जगह, ठीक है। इससे हमारे आंसर पर इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें दिया ही है, हमें निकालना ही है क्या, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम एक बात सोचते हैं, अगर 2016 में 8 थी, मैंने यहाँ 2-2 साल के पेयर बना लिए, तो 2018 में जो वैल्यू है वो कितनी बढ़ गई होगी, 8 पे 1 बढ़ी है, 1/8 यानी कि 8 पे 1 बढ़ के 9 हो गई होगी। फिर 2018 में अगर 8 थी तो अगले 2 साल में फिर बढ़ के कितनी होगी, 9। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, रेशियो। रेशियो निकालने बताया, इधर 9 है तो इधर भी 9, इधर 8 है तो इधर भी 8, तो रेशियो आ गई 64, 8×9 = 72 और 9×9 = 81। तो 2016 में ये, 2018 में ये, 2020 में ये। लेकिन आपको ये 50,000 किसकी वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 2016 से 2018 तक 6% प्रति से बढ़कर 50,000 होगी, यानी 2016 से 2018 में कितनी हो गई, 50,000 हो गई भाई। तो ये वैल्यू दी हुई है आपको 2018 की, यानी कि 72 यूनिट की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ से, 72 यूनिट बराबर है आपका 50,000, ठीक है। 72 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 50,000। और हमसे पूछा क्या है अब, B-A, और B क्या है और A क्या है, जो 2016 में है, यानी ये तो है आपका A, यहाँ ये तो है आपका A, और ये है आपका 2020 में क्या है, B। तो B-A यानी कि 64 - 81, अगर आप करोगे तो 64 में से 81 घटाओगे तो कितना आएगा, 17। 17 यूनिट की वैल्यू पूछी है, ये पूछा हमसे B-A, तो 17 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो देखो 72 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50,000/72, और 17 यूनिट की निकालनी है तो 17 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अप्रोक्स में ही जाएगा, या अप्रोक्सीमेट में पूछा ही है वैल्यू। काट लो पहले, 8 से काट लो, 8×9 = 72, 8 से इसको काटोगे तो, एक सेकंड, 8 से ऐसे मत काटो, एक काम करो, पहले गुणा कर लो आप, 17×5 = 85, और 4 0, 1 2 3 4, और नीचे क्या है, 72। 72 को मैं ये ऐसे इसलिए 8 से काट रहा हूँ, मैं इसको ऐसे देख लेता हूँ, 8 नहीं, मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना। तो 8 से काटोगे तो क्या होगा, या 9 से काट लो पहले, या 8 से काट लो, आपकी मर्जी है। 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ क्या हुआ फिर, 5 बच गया, नहीं चलेगा, 0 चढ़ेगी 50, तो
8 6 48, फिर 2, 8 दूनी 16, फिर 4, 8 पंजे 40, और ये 8 से काटने के बाद इतनी आएगी वैल्यू। ठीक है, अब क्या बचा 9, 9 से फिर काटोगे तो क्या आएगा, 9 एकम 9, बच गया 1, 18 पे जाएगा, 9 दूनी पे जाएगा, 9 एकम 9, 7, फिर 9 अट्ठा 72। ठीक है, एक सेकंड, कुछ गलती कर दी क्या यार मैंने काटना में, एक सेकंड एक सेकंड, दोबारा काट लेते हैं इसको। 72 की वैल्यू दी हुई है यहाँ 50,000, बिल्कुल ठीक है, और हमने 17 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 17 की वैल्यू ही क्या करते हैं, हम निकालते हैं। तो इसको पहले गुणा ही कर लो, 17 पंजे 85, और 4 जीरो है बाद में, तो 2 4 जीरो बटे 72 से करना है। पहले 9 से काटो 9 अट्ठा 72, 9 से काटो नाम नाम 81, और 4 यानी 40 हो जाएगा, तो 9 चौका 36, फिर 40 होगा, फिर 9 चौका 36, फिर 40 होगा, 9 चौका 36, फिर 40 होगा, 9 चौका 36, और पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, लेकिन अब काटो इसको 8 से, 8 एकम 8 और 1 9, यानी कि फिर जाएगा 8 एकम 8 और 6 14, अठो अठू 64। ठीक है, 64, फिर चलेगा यहाँ इतना, 8 पंजे 40, और ये 11,805 कुछ आएगा भाई। हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, 11,000। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सोच रहा था वो 6 क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने देखो भाई यहाँ 12.36 की जगह क्या लिया है, 12.5 हमने खुद से माना है ना, तो 11,680 की जगह हमारा क्या आ रहा है, 11,805, लेकिन है किसके नजदीक, है 11,680 के सबसे नजदीक है ना, तो यही क्या हो जाएगा, अपना अप्रोक्स आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। और ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये मत समझना कि भाई इसमें कैलकुलेशन भी ऐसी दी हुई है, ये है वो है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी आते हैं, ये नहीं है कि भाई बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये 2024 का। ठीक है, तो ये किस चीज है, सीजीएल मेंस 2024। वैसे तो ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, वैसे इन पे लिख नहीं रखा, पिछले वालों पे तो कई पिछले वाली जो क्लासेज है उनमें लिख रखा है, लेकिन इस पे नहीं लिख रखा, तो ये मत सोचना कि ये ऐसे ही है अपनी मर्जी से कहीं से भी उठा लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक स्टॉक पोर्टफोलियो है किसी का, उसमें 4 स्टॉक है। ठीक है, एक स्टॉक है ए, वो पोर्टफोलियो का 20% प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जो पोर्टफोलियो ए है ना, उसमें उसके टोटल जितने स्टॉक है ना, उसका 20% स्टॉक ए में है। फिर बोला है एक स्टॉक है बी, उसमें और इसका रिटर्न भी साथ में दिया हुआ है, ये रिटर्न कितना करता है उसको। एक बात बताओ, आप किसी स्टॉक में पैसा लगाते हो, ठीक है, आपने मान लो 4 स्टॉक में पैसा लगा दिया, ए बी और सी और डी में, आपके पास मान लो 100 रुपए थे, 100 में से आपने 20 रुपए लगा दी यहाँ, और यहाँ से आपकी कमाई कितनी हुई, 6% की। ठीक है, और फिर बी में कितना लगाया आपने, स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30%, यहाँ आपने 30% लगाया, और यहाँ से रिटर्न मिला आपको 8%। ठीक है, फिर सी में क्या हुआ, 20% फिर लगाया आपने, और यहाँ से रिटर्न मिला आपको 4%, और स्टॉक डी में आपने क्या किया, बचा हुआ जो 30% था वो कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, और यहाँ से रिटर्न कितना मिला आपको, नकारात्मक रिटर्न 5%, नेगेटिव, यानी कि यहाँ से 5% का आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। एक बात बताओ, ये आपके द्वारा लगाया गया पैसा, यानी कि आपके द्वारा लगाया गया हिस्सा, आपके पास 100 रुपए थे, उसमें से 20 यहाँ लगाए, 30 यहाँ, 20 यहाँ, 30 यहाँ। ठीक है, और ये आपका रिटर्न जो आया है आपको, सबसे बेस्ट मेथड बता रखा है ऐसी सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है, आपको रियल वैल्यू का यूज करना नहीं है, वैसे यहाँ दी भी नहीं हुई है, हमें परसेंटेज में आंसर निकालना, तो हम यहाँ से वेटेड एवरेज का यूज करेंगे। ठीक है, वेटेड एवरेज में आपको पता है इनकी भी जरूरत नहीं है, इनकी रेशियो ले सकते हैं, यहाँ लिखता हूँ अब मैं। ठीक है, ए बी सी और डी, अब मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, सीधा रेशियो लिख रहा हूँ, 20 का, एक जीरो यहाँ काट लो, ये काट लो, ये काट लो, ये काट लो, नहीं भी काटोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसे गुना कर लो, उसमें भी कोई नहीं है। तो यहाँ कितना आ गया, 2 3 2 और 3। ठीक है, और यहाँ से 6% रिटर्न आया है, यहाँ से 8%, यहाँ से 4%, और यहाँ से माइनस का 5%। तो पूछा है
पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न, जब भी ऐसा कई रेशियो कईयों का हिस्सा देके और एवरेज पूछे तो बेस्ट चीज क्या है, वेटेड एवरेज। तो लगाओ वेटेड एवरेज, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस 8 24 प्लस 4 दूनी 8 प्लस लिखते लेकिन 5 5 माइनस का यानी कि -5, और इसके ये जो जोड़ आएगा इसके बटे में क्या हो जाएगा, जितने टोटल आपने ये लगाए हुए हैं हिस्सा कितना आपका 2 और 3 5 और 2 7 और 3 10, तो यहाँ से अगर जोड़ोगे तो 24 और 12 36, और 36 में से 15 घटा लो पहले, 20 और 1 21 और 8 29, यानी कि यहाँ से क्या आएगा 29 और डिवाइड बाई कितना 10, यानी कि 2.9% का क्या हुआ आपको यहाँ एवरेज क्या आ गया आपका रिटर्न आ गया, ठीक है। यहाँ से यानी कि एवरेज कितना है आपका 2.9%, ठीक है। वेटेड एवरेज जिसको पहले वेटेड एवरेज ने बिल्कुल अच्छे से कर लिया है ना, मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे उसको समझ में आ जाएगा ये कैसे हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ क्या दिया हुआ है, राधा की मासिक आय दी हुई है 80,000 रुपये, वह अपनी आय का 40% घरेलू खर्च करती है, ठीक है। घरेलू जितने भी खर्चे होते हैं उसके वो करती है, 20% मनोरंजन पर खर्च कर देती है, ठीक है। 20% शिक्षा पर, ठीक है, एजुकेशन पर भी किया है, अच्छी बात है। और शेष राशि कितनी बच गई, 40 20 60 20 80, यानी कि बची हुई जो 20% है, शेष कितनी बची है 20%, वो उसकी सेविंग हो गई यानी बचत करती है। फिर क्या होता है, उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो उससे उसकी आय बढ़ी होगी, ओके। वेतन में 20% की कमी हुई, हालांकि उसके घरेलू खर्चे 10%, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, हमने उसमें क्या किया है, एक चीज दी हुई है जैसे इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसमें एक्सपेंडिचर को 3 जगह बांट दिया है, और सेविंग तो चलो एक है ही, अपनी एक ही बचेगी सेविंग तो, लेकिन एक्सपेंडिचर को इसने 3 जगह बांट दिया, देखो ऐसे कर दिया इसने। हमने क्या पढ़ा है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसने क्या किया यहाँ इनकम दी, एक्सपेंडिचर को इसने क्या किया यहाँ 3 जगह बांट दिया, यानी कि उसने अपना एक्सपेंडिचर एक जगह उसने 40% खर्च किया, फिर उसने 20% और फिर 20%, ये टोटल उसने क्या दिया है, उसका खर्चा खर्चा दिया है, तो ये क्या है एक्सपेंडिचर, और प्लस में क्या है यहाँ सेविंग कितनी है उसकी बची हुई, कितने बच गए 20%, तो ये उसने बस इसमें थोड़ा अलग दिया है, ये हम यहाँ क्लियर कर लेंगे अपना, ठीक है। चलिए करते हैं, देखिए यहाँ कितना है, हम रेशियो लेंगे, ठीक है। रेशियो अभी बता देता हूँ एक बार, देखो मान लो 100% उसकी इनकम थी, ठीक है। उसने क्या किया, पहले तो 40% घरेलू खर्च, यानी कि ओम एच से लिख रहा हूँ कि हाउस की जो चीजें थी उसमें कितना किया उसने 40% का खर्चा किया है, ठीक है। और फिर जो था 20% मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट पे 20% खर्चा किया है। फिर क्या था, शिक्षा पर यानी कि एजुकेशन में क्या किया उसने 20% खर्चा किया, ये इसका टोटल क्या हो गया यहाँ से एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अब 40 20 60 20 80 उसने अगर कर ली खर्चा कर लिया, तो यहाँ से सेविंग कितनी बची उसकी 20% सेविंग बची है, बिल्कुल ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें इसकी क्या लेनी है, हमें इसकी रेशियो ले लेते हैं, हमें इन वैल्यू से क्या मतलब है, काटो इसको 20 से ही काट दो, काटो 20 दूनी 40 20 50 100, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गई है रेशियो, यहाँ से इनकम और यहाँ से अपने सारे एक्सपेंडिचर, और यहाँ क्या अपनी सेविंग, यहाँ से अपने एक्सपेंडिचर सारे। इनकम कितनी होगी 5, यहाँ से 20 दूनी 40, फिर एक एक थोड़ा सा खुला लिख देता हूँ उसको, एक यहाँ एक, और सेविंग भी कितनी है एक, ये तो इसके तीनों क्या है एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक बात बताओ अब, आगे उसने क्या दिया हुआ है, वो क्या बोल रहा है, वेतन में 20% की वृद्धि, यहाँ कितनी हुई है आय में, यानी 20% की वृद्धि हुई है। फिर बोल रहा है कि उसके घरेलू खर्च में 10% की वृद्धि, ये है ना घरेलू खर्च पहले वाला, इसमें 20% की वृद्धि हुई है। फिर क्या हुआ, उसके मनोरंजन की लागत 12% बढ़ जाती है, मनोरंजन ये है, दूसरे नंबर पर एंटरटेनमेंट था तो ये 12% बढ़ गई है। जबकि उसकी शिक्षा पर खर्च अपरिवर्तित, यानी कि कोई चेंज नहीं है शिक्षा पर, जितना पहले था उतना, यानी 0% का क्या है यहाँ से चेंज है। और सेविंग पे क्या है, पूछा है सेविंग के बारे में, ऐसा ही तो करता था वो, जब एक खर्चा देता था तो वो खर्चा या सेविंग में ही कुछ पूछता था चेंज कितना हुआ है, तो सेविंग में कितना चेंज होता है, मान लिया X% का हमने मान लिया क्या हुआ है चेंज हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे वेटेड एवरेज,
वेटेड एवरेज लगाओ, 20 पंजा 100 इज इक्वल टू 20 दूनी 40 प्लस 12 प्लस 1 गुणा 0 0 प्लस x%। तो यहाँ से 100 इज इक्वल टू 40 और 10 50 और 2 एक सेकंड 20 दूनी घरेलू खर्च में कितनी वृद्धि हुई है यहाँ। ओहो एक सेकंड घरेलू खर्च में भाई 10% की वृद्धि हुई है, 20% की नहीं हुई है। कितनी हुई है 10% की, 20% की तो उसकी आय में हुई है। तो यहाँ से 10 दूनी यहाँ 20 आएगा भाई। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यू गलत ले ली थी हमने। ठीक है, क्योंकि मैंने तो ये क्वेश्चन कर रखा है पहले, तो उस हिसाब से आंसर आ नहीं रहा था। तो यहाँ क्या हुआ 100 इज इक्वल टू 20 और 10 30 और 2 32, यानी कि 32 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 100 में से 32 गया 68%। तो x क्या आ गया आपका 68%, यानी चेंज कितना हुआ सेविंग में, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 68% की। तो ये क्या आ गया आपका सी, आपका क्या आ गया आंसर आ गया भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्शन का, और बेहतरीन क्वेश्चन है। ये टाइप हमने किया भी नहीं है, तो इसको देख लो, कवर हो जाएगा। यहाँ से करेंगे इसको भाई 100 मान के, ये तो बिल्कुल पक्का होता है कि इसको तो 100 मान के करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो देखो। अभी यहाँ देखो 2 उम्मीदवार हैं भाई, उनके बीच में एक चुनाव हुआ, उसमें 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला, पहले ही दे दिया। मान लो 100% क्या थे वोटर थे, उसमें से पहले ही बता दिया कि 80% ने क्या डाला अपना वोट डाला है। ठीक है, बोल दिया 80% ने क्या डाला है यहाँ वोट डाला है। अब बोला कि 53 मत जो है वोट जो है वो इनवैलिड घोषित हो गए। अब एक बात बताओ, हमें नहीं पता वो 100% मतलब कितने वोट थे, कितने डाले गए हैं, लेकिन यहाँ रियल वैल्यू दे दी कि 53 तो जो है ना वो वैलिड है ही नहीं। यानी कि जितने भी जो 80% है ना, उनमें से 53 वोट अगर घटा दें तो यहाँ वैलिड वोट हट जाएंगे, क्योंकि 80% ने वोट दिया, उसमें से 53 जो है अयोग्य हो गए। तो इतने लोगों ने तो क्या किया है, ये जो ये है, इतने लोगों ने क्या किया है वोट डाला है, और वो वैलिड वोट है, क्योंकि हमने इसमें से इनवैलिड वोट हटा दिया है। ठीक है, और अब आगे क्या दिया हुआ, विजेता को सूची के सभी मतदाताओं, ये लाइन पढ़ो, विजेता को सूची के, यानी कि द विनर गेट्स 48% ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स। एक बात बताओ, वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स, जो टोटल वोट्स में जिसका नाम है ना वो तो 100% है ना। तो यहाँ से दो बंदे होंगे, एक तो जो क्या होगा जिसने जीता है, विनर जिसके बारे में बताया गया, एक होगा जो हारा है यानी कि लूजर मान लो उसको। ठीक है, अब विनर को क्या बोला इन्होंने, उसको 48% वोट मिले हैं। लेकिन एक बात याद रखो, 48% किसका बोला, विजेता को सूची का। सूची में तो नाम तो 80% का है ना लिस्ट में, बेशक ओ नाम तो सॉरी 100% के 100% का नाम है ना लिस्ट में, तो बेशक 20% ने वोट नहीं दिया। तो यहाँ बताया इसका 48%, 100 का 48% कितना होता है 48, 100% में से 48% ने क्या है, विनर को 48% क्या है वोट मिले हैं, यानी कि इतने मिल गए। अब एक बात बताऊं, इसको इतने मिल गए, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि 100 में से 48 मिले हैं उसको, यानी कि उस वो जो 20 ने वोट, तो 20 ने तो डाला ही नहीं, तो उसको 20, तो 100 में से उसको कैसे मिल सकते हैं, उसको मिले तो जो डाले गए वोट उन्हीं में से है। लेकिन इसने क्वेश्चन को ऐसे बस स्टेटमेंट से ये बता दिया कि जो ये 48 मान ले, अगर हम वोट को 48 मान ले, तो ये 80% का बताया है इसने। मतलब 80% में से ही मिले ये वोट, ये मत सोचना जो वोट डले ही नहीं है उसमें से कैसे मिल सकता है उसको। ठीक है, ये तो बस एक थोड़ा सा स्टेटमेंट घुमाने का तरीका है। तो हमने देख लिया यहाँ 48% क्या हुए उसको मिले हैं। अब एक बात बताओ, टोटल वोट कितने गिरे हैं, 80% माइनस 53, इतने टोटल वैलिड वोट है। उसमें से अगर इसको 48% मिल गया जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, इसमें से अगर 48% निकाल दें तो हारने वाले की यानी लूजर को जितने वोट मिले हैं वो आ जाएंगे यहाँ से। तो एक बात बताओ, परसेंटेज वाली वैल्यू से परसेंटेज वाली वैल्यू ही घटा सकते हैं बस हम। तो 80 में से 48 घटाओ, 40 में से 8 गया, यानी कि 32%, और माइनस का 53 है, तो वो ऐसे का ऐसे, यानी लूजर को कितने वोट मिले हैं यहाँ, इतने वोट मिले हैं लूजर को, यानी कि यहाँ लूजर को कितने मिले हैं 32% माइनस के 53।
ठीक है। अब वो विनर को बताया हुआ है, वैल्यू किसकी दी हुई है, ओरिजिनल वैल्यू जितने से वो जीता है। एक बात बताओ, विनर को इतने वोट मिले, हारने वाले को इतने वोट मिले, तो विनर कितने से जीता, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी से तो जीता। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यानी कि 48% में से अगर 32 माइनस करूं, 32% माइनस 53, तो जब हम यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बनेगा, 48% माइनस 32%, और ब्रैकेट के बाहर माइनस, और ये माइनस 53 यानी कि प्लस का 53। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 48 में से 32 गए तो 16% प्लस 53, इतने वोट से जीता है वो। क्या हुआ वो, इतने वोट से क्या हुआ वो जीता है भाई। ठीक है, लेकिन ओरिजिनल वो कितने वोट से जीता है, 1013, इतने वोट से जीता है, 1013 वोट से। ठीक है, तो एक बात बताओ, ओरिजिनल वैल्यू ये 53 तो उसमें से इक्वल के उधर है, 53 तो उसमें से घटा सकते हैं, क्योंकि 16% तो चलो वैल्यू हम नहीं घटा सकते, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू दी है तो उसमें ओरिजिनल वैल्यू तो घटा सकते हैं। तो 16% की वैल्यू क्या आ गई, जब 1013 में से ये घटेगा तो 3 में से 3 गई 0, और यहाँ कितना, 11 में से 5 गया 6 और 9, यानी 16% की वैल्यू क्या आ गई, 960। एक बात बताओ, पूछा क्या है, सूची में मतदाताओं की संख्या, तो टोटल लिस्ट में तो कितने हैं, 100% है ना, तो 100% की वैल्यू पूछी है, 16% की वैल्यू दी हुई है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 960/16। एक सेकंड, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, 960 / 16, 1% की वैल्यू आ गई, और 100 की निकालनी है तो 100 से गुना करनी पड़ेगी, यहाँ काट लो, 16 छिके 96, 60 गुना 100 यानी कि 6000, तो कितने थे टोटल, 6000 थे। ठीक है, यहाँ ये टोटल कितने थे, 6000। अब पूछ ले अगर कितनों ने वोट डाला, तो 6000 का 80% निकाल लेंगे। फिर पूछे कि वैलिड कितने थे, तो 6000 का 80% निकाल के और उसमें से 53 घटा देंगे, तो उतने वैलिड वोट्स थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट में करते हैं, एक क्वेश्चन और पहले वो कर लेते हैं हम। ये है अपना क्वेश्चन एक, इसमें देखिए यहाँ क्या बोला हुआ है, ये इलेक्शन का ही है, इससे पहले इसलिए इसको कर लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग है, उसमें रेशियो कंसेप्ट लगेगा। ये देखो आप, पहले एक चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक इलेक्शन हुआ उसमें 4 उम्मीदवार थे, 95% ने मतदान दिया, ठीक है, 95% ही वोटर ने क्या है, वोट दिया है, ओके। लेकिन जो एक उम्मीदवार को 25% जो है वोट मिले हैं, जबकि अन्य 3 ने शेष मतों को 6, 7 और 2 के रेशियो में। एक बात बताओ, यहाँ ऊपर समझाता हूँ, जो डाले गए वोट हैं, बेशक 95% ने डाले, लेकिन जो डाले हैं वो तो अपने आप में 100% है ना, अपने को क्या मानना उनको 100%, और उसमें से एक बंदे को क्या मिले हैं 25%, पहले वाले को 4 बंदे हैं, पहले को कितने मिल गए, इतने, तो जो बचे हुए 75% बच गए, इनको है ना कैसे बांट लिया है सबने, दूसरे ने, तीसरे ने और चौथे बंदे ने, इसको किस रेशियो में बांट लिया है, 6:7:2 में। तो हमें रेशियो दी हुई है और हमें पता है कि कितने परसेंट की वैल्यू है ये, तो 6 और 7 13 और 2 15, यानी रेशियो में जो 15 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, 75%। ठीक है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 75, यानी एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ से दूसरे बंदे को कितने मिले हैं, 5 छिका 30, इसको 5 सत्ता 35 तीसरे बंदे को, और चौथे बंदे को 5 दूनी 10। तो एक बात बताओ, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और वो पहला बंदा था, मान लिया उसको कितने मिले थे, पहले बंदे को 25% मिले हैं, एक को, ये इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे मत मानो, पहले नंबर पे तो कौन आएगा, जिसको क्या हुआ है, सबसे ज्यादा क्या मिले हैं, वोट मिले हैं, तो उस हिसाब से मानना आप इसको। ये मैंने वैसे लिख दिया यहाँ आपको रेशियो बताने के लिए यहाँ, लेकिन हम अब लिख लेते हैं यहाँ, पहले वाले बंदे को जिसको सबसे ज्यादा मिले उसको 35%, पहले भी तो वही है ना, दूसरा क्या है 30%, तीसरा क्या है, तीसरे को कितना मिला है 35, 30 और 25% तीसरे को, और चौथे को क्या मिला 10%। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया 10%, ठीक है, उनकी रेशियो आ गई भाई आपके पास। अब आगे पढ़ो क्या दिया हुआ है, तीसरे स्थान पर खड़े उम्मीदवार यानी इसको, और चौथे स्थान पर खड़े उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का अंतर यानी इसका
अंतर दिया हुआ है। अब 25 माइनस 10 यानी कि 15% का अंतर है इसमें, लेकिन ये 15% की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 69198, 69,198 के बराबर है, 69,198 के बराबर है। और पूछा क्या है, विजयी प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, जीता कौन है इनमें से, पहले नंबर पे जो है 35% वाला, तो 35% की वैल्यू दी पूछी है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69198 डिवाइड बाई 15, और 35 की निकालनी है तो गुणा 35 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो कट रहा है काटो उसे, 5 तिये 15, 5 सत्ता 35, 3 से कट रहा है तो काट लो इसको, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 0, 3 छिक 18 और 3 छिक 18। ठीक है भाई, 23,066 गुणा 7, तो 7 से गुणा कर दो इसको, 7 छिक 42 का 2। वैसे तो अगर देखे तो यूनिट डिजिट सिर्फ एक में ही है 2, तो ये सी ऑप्शन में ये आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कर लीजिए। 7 छिक 42 2, 7 छिक 42 और 4 46 6, फिर बच गया यहाँ 4, 7 0 0, 4 7 21, 1 2 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि इतना। ये क्या आ गया आपका आंसर नंबर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कर देते हैं एक बार, ओ जो हमने क्वेश्चन छोटा छोटा था वो कर लेते हैं। चलिए देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए इसकी, क्या दिया हुआ है। एक चुनाव में एक मतदाता के पास 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को वोट देने का विकल्प है। ठीक है, 3 उम्मीदवार हैं, एक को वोट दे सकते हैं आप। सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए एक विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा। अच्छा, या तो आप उन तीनों में से एक को दे दो, या किसी को नहीं देना तो आप नोटा पे क्लिक कर दो। ठीक है, तीनों उम्मीदवारों को 6 बार नोटा के वोट मिले, यानी कि 3 कैंडिडेट्स गेट्स वोट्स दैट आर 6 टाइम नोटा। ये 6 बार का मतलब है तीनों उम्मीदवारों को 6 गुना नोटा के 6 गुना, यानी कि नोटा के 6 गुना वोट मिले हैं उनको। ठीक है, जितने नोटा को मिले हैं ना उनको तीनों को मिला के, मान लिया नोटा को x मिले, तो इन तीनों को मिला के उनको 6x मिले। ठीक है, 6 गुना। तो विजेता को जो वोट मिलते हैं, विजेता को जो वोट मिले वो कितने हैं, जो दूसरे रनर अप के वोटों से 2 गुना है। दूसरा रनर अप, देखिए इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, रनर अप का मतलब ही क्या होता है, मान लीजिए फर्स्ट रनर अप है कोई, तो इसका मतलब वो दूसरे नंबर पे है। रनर अप है जो पीछे है, रनर अप पहले वाले के पीछे वाले को बोला जाता है, यानी कि रनर अप है वो। ठीक है, यानी फर्स्ट रनर अप है तो दूसरे नंबर पे है, सेकंड रनर अप है तो वो थर्ड नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया हुआ है इसका, जो दूसरे रनर अप यानी दूसरे उपविजेता के वोटों से 2 गुना है, रिलेशन दिए हुए हैं यहाँ इनके आपस में। और पहले वाले उपविजेता, जो पहला उपविजेता है यानी जो दूसरे नंबर पे है, उसको नोटा से 900 अधिक वोट मिलते हैं, और दूसरे उपविजेता को वो 150 वोटों से हराता है। ठीक है, इससे हम सारा सबका जो है निकाल सकते हैं रेशियो। यहाँ देखिए, लिखिए यहाँ लिखिए आप, पहला उम्मीदवार, यहाँ दूसरा उम्मीदवार, और यहाँ आपका है तीसरा उम्मीदवार, और यहाँ आपका क्या है, नोटा वाले, क्या है यहाँ, नोटा वाले। ठीक है, मान लिए नोटा को x वोट मिले हैं, नोटा को क्या मिले हैं, x वोट, और नोटा को अगर x वोट मिले तो दिया क्या, विजेता को वोट मिलते हैं ना। यहाँ देखो, पहले उपविजेता को नोटा से 900 अधिक, पहला उपविजेता कौन होगा, यानी दूसरे नंबर पे जो है, नोटा को अगर x मिले हैं तो इसको क्या मिला, उससे 900 अधिक, यानी इसको कितना मिला है, x प्लस 900। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, जो पहला उपविजेता है ना वो दूसरे को 150 वोटों से हराता है, दूसरे उपविजेता को, यानी तीसरे नंबर, यानी कि क्या कह रहा है, दूसरे नंबर वाला जो है ना वो तीसरे नंबर वाले को 150 वोटों से हराता है, तो तीसरा नंबर वाला हार रहा है 150 से, तो x प्लस 900 से 150 इसके कम हो गए, तो इसके कितने होंगे, x प्लस 750 वोट इसको इस मिले होंगे। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट वाले का रिलेशन देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है विजेता को जो दूसरा रनर अप है, यानी ये तीसरे नंबर वाले से दुगने वोट मिलते हैं, यानी x प्लस 750 का दुगना करोगे तो 2x प्लस 750 का दुगना होता है 1500। ठीक है, तो आप देखो पहले वाले के वोट आ गए, दूसरे वाले के वोट आ गए, और तीसरे वाले के वोट आ गए। ठीक है, अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज और दी गई है यहाँ,
जो नोटा है ना उसको जितना वोट मिलता है, मान लो उसको x मान लो या 1 मान लो या कुछ भी मानो, उसका 6 गुना क्या होता है, इन तीनों को मिलाकर क्या है उसका 6 गुना। यानी अगर इसको 1 मिला है तो इसको 6 गुना मिला है, यानी इनका रेशियो क्या हो जाएगा 6:1 या 1:6। वो तो जैसे भी हम रेशियो लेंगे उसके हिसाब से। x भी मानोगे तो इसको x मिला है तो उसको 6x मिला है, तो x से तो x कट जाएगा, रेशियो तो 6:1 ही बनेगा। तो लेकिन हमारे पास क्या है, ये 6 जो है इन तीनों को मिले हैं, तो तीनों को जोड़ लो एक बार। तो 2x x और x, अब मैं इनको जोड़ूंगा तो x वालों को एक साथ जोड़ लूंगा और बाकी को एक साथ। तो 2x और x 3x और x 4x प्लस, अब 1500 और 900 2400 और 700 3150, यानी कि 3150। अब अगर हम देखें इनका रेशियो, यानी कि 1 2 और 3 को टोटल इतने वोट मिले हैं और नोटा को कितने मिले हैं x, और नोटा वाले वोट से अगर इसको डिवाइड करें x को, तो ये जो ऊपर वाले हैं ना 4x प्लस 3150, इनका रेशियो क्या है 6, और ये नोटा वाले का क्या है 1। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इधर और x की उधर, तो 6x इज इक्वल टू, इसकी 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा ना 4x प्लस 3150। जिसको ये रेशियो वाला समझ में नहीं आ रहा ना भाई, 2-3 बार देख लेना, वरना तो जब रेशियो वाला चैप्टर करेंगे तब समझ में आ जाएगा भाई। ऐसे रेशियो को हम जो है क्वेश्चन की इक्वेशन बनाने के लिए ऐसे रेशियो को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4x अब 6x में से घटेगा 2x आएगा, उधर आ गया 3150। अब x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3150/2, यानी 2 एकम 2 बच गया, 1 2 पंजे 10, फिर 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 1575 क्या आ गई यहाँ से x की वैल्यू। लेकिन देखो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा डाले गए वोट कितने हैं। देखो एक तो आप बैल बुद्धि की तरह यहाँ अब x की वैल्यू रख के इनको जोड़ने लगो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें पता है एक तो टोटल वोट कितने पड़े हैं, x तो नोटा को और 6x उसको, तो टोटल वोट कितने पड़े 7x। तो सीधा ही क्या है 7 गुना x की वैल्यू हमने निकाल ली है 1575, तो 7 को सीधा 1575 से गुणा करोगे तो सत्तू पंजू 35 का 5 हासिल 3 सतुष्ट 49 3 52 2 5 तो मुझे 35 और 5 40 जीरो 4 7 एकम 7 और 4 11, यानी 11,025। ये क्या आ गया आपका इधर से आंसर, ये सी ऑप्शन आपका क्या है आंसर है, ठीक है भाई। चलो हो गया, लास्ट ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। हमारा जो है परसेंटेज चैप्टर जो है खत्म होता है यहीं। अब हम कल से प्रॉफिट लॉस जो है चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक तो किसी को ये लग रहा है भाई 11 क्लासेस हैं, 11 क्लासेस, वैसे तो 11 क्लासेस ज़्यादा नहीं है, और फिर भी अगर आप देखोगे तो हमारी क्लासेस कितनी है, इसमें कोई 13 मिनट की भी क्लास है, कोई 25 मिनट की, कोई 30 मिनट की, तो बहुत छोटी छोटी क्लासेस भी हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि ज़्यादा है। और जिसने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है भाई, परसेंटेज चैप्टर को पूरा अच्छे से जो है पी जाओ घोट के, ठीक है। परसेंटेज और रेशियो ये दोनों चैप्टर पूरे अर्थमेटिक का बेस हैं, पूरे अर्थमेटिक मैथ का, ठीक है। तो आपको ये दोनों चैप्टर तो बहुत अच्छे से करने ही पड़ेंगे, करने ही चाहिए, ठीक है। या तो फिर हम प्रॉफिट लॉस की जगह रेशियो जो है चालू कर लेते हैं, ठीक है। उससे रेशियो के जो कंसेप्ट है वो हो जाएंगे, वो फिर आपको प्रॉफिट लॉस में काम आएंगे। तो चलिए रेशियो देखते हैं कौन सा चैप्टर चालू करते हैं कल से। मिलते हैं कल। जय हिंद दोस्तों।